ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी बेहतर हैं। वेरी गुड आफ्टरनून मनोज, दीपक, सुरभि। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सुस्मिता, योगेश, यूनुस। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पजल पार्ट टू यानी कि वो पजल जो कि मेनली आपके मेंस लेवल के पेपर के अंदर पूछी जाती हैं, उनको पार्ट टू के अंदर रखा गया है। पार्ट टू जो है इसके लिए क्लास 1 आपकी हो चुकी है और क्लास 2 यानी कि उसके आगे हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे टाइप की पजल्स हमने जो है लास्ट सेशन जो है क्लास 1 जो है उसके अंदर आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे टाइप के पजल देखे होंगे। वो आपने नहीं देखे हैं तो आपको जरूर देखने चाहिए। और उसके बाद में क्लास 2 में हम लोग और कुछ बेहतर तरह के पजल्स जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल जो है वो उसकी तरफ एसएससी धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है, रेलवे भी धीरे धीरे बहुत अच्छे लेवल की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। तो जिस तरह का लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस तरह के कुछ और सवाल हम लोग आज के क्लास के अंदर भी देखने वाले हैं। ठीक है, अगेन जैसा कि आप जानते हो पजल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ठीक है, तो आज के सेशन में भी हम कुछ जो है 35 के आसपास क्वेश्चंस और देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत कर देते हैं इसकी। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आइए, ये देखिए यहां एक सवाल है जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। सबसे पहले जो पॉइंट आपको बता रखे हैं गोल्डन रूल्स के, यानी कि इसका रिप्रेजेंटेशन को समझना जरूरी है कि सवाल जो है उसको प्रॉपर तरीके से आप रिप्रेजेंट करो। सवाल को एक बार पूरा रीड करो फिर इसको रिप्रेजेंट करो। आप रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर है, उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन है एक बार आप रीड आउट कर चुके हो, दूसरी बार आप रीड आउट करने के साथ साथ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हुए चलो। शॉर्ट फॉर्म में एक बार लिख लिया, फिर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को पहले यूज करो, उसमें से सॉलिड जानकारी को, फिर एक चेन बना के सभी को बिठाते हुए चलना है। ये हमारे गोल्डन रूल्स होते हैं। देखिए यहां सवाल है, SRNLMTOPR 8 पर्सन सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। सर्कल के चारों तरफ बैठे हुए कितने व्यक्ति आप देख सकते हो? 8 लोग हैं। 8 लोग हैं तो हमने कहा ठीक है, ये हमारे पास में एक सर्कल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये सर्कल है हमारे पास में। 8 लोगों को बिठाने का तरीका हम जानते हैं। यहां 2 व्यक्ति बैठ गए, ये चारों दिशाओं के जैसे 4 बनाए और फिर इनके सेंटर में एक एक व्यक्ति आपको और बिठाना है। ठीक है, यहां दे रखा है देयर डिफरेंट ऑक्यूपेशंस आर रिपोर्टर, डॉक्टर, क्रिकेटर, टीचर, अकाउंटेंट, शॉपकीपर, पेंटर एंड सुपरवाइजर। सबका अलग अलग प्रोफेशन है। तो 2 हमारे पास एलिमेंट हो गए, एक तो व्यक्ति का नाम और दूसरा उसका प्रोफेशन। अब आगे दे रखा है, यहां से व्यवस्था स्टार्ट कर दी। तो ये हमारे पास में क्या था? ये हमारे पास में बेसिक इंफॉर्मेशन है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यक है 41 से 45 नंबर के सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब आपके पास में सवाल आ गया यहाँ पे जिसको सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। 2 एलिमेंट हमारे पास में, कितने एलिमेंट यहाँ पर हैं? 2 एलिमेंट का ये सवाल आपके पास में हो जाता है। ठीक है, देखें यहां आपको दे रखा है एम ओ के बाएं तीसरा है। तो एम जो है ओ के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ये तो क्लियर है ही आपको कि सभी का मुंह जो है वो अंदर की तरफ है। यहाँ 2 एलिमेंट हो जाएंगे तो हम क्या करने वाले हैं, इनका प्रोफेशन लिखेंगे अंदर और व्यक्ति का नाम लिखने वाले हैं बाहर। तो एम ओ के बाएं से तीसरा, ये एक निश्चित जानकारी है। और डॉक्टर एम के ठीक दाएं बैठता है। ठीक है, एम रिपोर्टर नहीं है, नेगेटिव जानकारी हो गई। आर पी के दाएं से चौथा, ये भी निश्चित जानकारी। आर और पी में से कोई भी एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, नेगेटिव। टी एक शिक्षक है, डॉक्टर के दाएं से तीसरा है। एक दुकानदार शिक्षक के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। पेंटर एम के बाएं से दूसरे स्थान पर है। क्रिकेटर एस टी और पी के मध्य में बैठा है। और ठीक है, अब यहां देखो हम शुरुआत अगर करते हैं एम और ओ से। ठीक है, देखो सवाल को सॉल्व करने से पहले दिमाग में एक इसका प्रोसेस गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग आप देखो। हम एम और ओ को बिठा देंगे और उसके बाद में ओ से जुड़ी हुई जानकारी तो नहीं है लेकिन एम से जुड़ी हुई जानकारी कई जगह है। ठीक है, यानी कि एम से जुड़ी हुई जानकारी कई जगह है, 4 सेंटेंस के अंदर है। तो हमें आगे चेन डेफिनेटली बनेगी, इससे हम शुरुआत करनी चाहिए, निश्चित भी है, डायरेक्ट जानकारी। तो आइए, यहां हमको दे रखा है एम ओ के बाएं से तीसरा है। ओ इधर है, ओ का बायां 1 2 3, एम हमारे पास यहां पर आ गया। बोलो ठीक है, बिठा दिया हमने। डॉक्टर एम के ठीक दाएं बैठा है। एम के ठीक दाएं डॉक्टर बैठा है, यहां बैठा है डॉक्टर। तो प्रोफेशन अंदर की तरफ लिखेंगे हम लोग, दूसरा जो एलिमेंट है। और एम रिपोर्टर नहीं है,
एम जो है वो रिपोर्टर नहीं है, तो एक क्रॉस लगा दिया मैंने यहां पर। ठीक है, आगे चलो। आर पी के दाएं से चौथा है, तो आर और पी तो अभी हमारे काम का नहीं है। एम से जुड़ी हुई जानकारी देखो, आर और पी में से कोई भी एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आर और पी एम के निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब यहां आर भी नहीं होगा, यहां पी भी नहीं होगा, यहां आर भी नहीं होगा, यहां पी भी नहीं होगा। एम के पड़ोसी हमारे पास में ये नहीं है। और यहां पे जो रिलेशन था आर पी के दाएं से चौथा है, 8 लोगों में चौथे का मतलब होता है कि आमने सामने। तो आर और पी एक दूसरे के आमने सामने हैं, और दोनों के दोनों आर और पी यहां तो नहीं आ सकते, तो एक ही संभावना बच गई हमारे पास। अगर इन तीनों पोजीशन पे आर और पी में से कोई नहीं बैठेगा तो ये तीनों लॉक हो गए। एक ही संभावना बच गई हमारे पास, इस लाइन में दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठ सकते हैं कि सर या तो इन दोनों सीटों पर आर और पी जो है इस प्रकार से बैठेंगे। कहां आर होगा कहां पी होगा ये हम नहीं कह सकते। आर पी के दाएं से चौथा, एक पे आर और एक पे पी होगा। ठीक है, ये भी काम में ले ली हमने। टी एक शिक्षक है और डॉक्टर के दाएं से तीसरा है। डॉक्टर बैठा हुआ है, डॉक्टर के दाएं 1 2 3, तीसरा कौन हो जाएगा हमारे पास में? टी, जो कि एक क्या है? एक शिक्षक है, तो शिक्षक यहां आ गया, ये टीचर हमारे पास में यहां पर हो गया। ठीक है, आगे चले। टी एक शिक्षक है, डॉक्टर के दाएं से तीसरा है। एक दुकानदार शिक्षक के बाएं से दूसरे स्थान पर है, शिक्षक के बाएं दूसरे स्थान पर दुकानदार है शॉपकीपर। आगे चलो, पेंटर एम के बाएं से दूसरे स्थान पर है, एम का बायां दूसरा पेंटर है, तो ये हमारे पास में पेंटर यहां पर हो गया। और आगे चलो, क्रिकेटर एस टी और पी के मध्य में बैठा है, क्रिकेटर एस जो है टी और पी के मध्य में बैठा हुआ है, एस टी और पी के मध्य में बैठा है। ध्यान से देखो, टी तो इधर है और एस जो है इधर तो है नहीं है, तो एस को यही होना पड़ेगा। टी और पी के बीच में बैठा है, किस किस के बीच में? टी और पी के बीच में, यानी कि अब निश्चित हो गया कि यहां पे पी ही बैठेगा। ठीक है, पी इधर बैठेगा तो आर हमारे पास इस जगह पर बैठेगा, आर और पी दोनों फिक्स हो गए, एस यहां पर आ गया। आगे चलें, अकाउंटेंट क्रिकेटर के दाएं से दूसरे स्थान पर है, अकाउंटेंट जो है क्रिकेटर के दाएं से दूसरे स्थान पर है। हमें बताया था क्रिकेटर एस, तो एस जो है वो क्रिकेटर है। ठीक है, क्रिकेटर है, और आगे दे रखा है अकाउंटेंट क्रिकेटर के दाएं से दूसरे स्थान पर है, क्रिकेटर का दायां दूसरा, अकाउंटेंट यहां पर है। ठीक है, आगे चले। एन टी के बाएं से तीसरा है, एन जो है टी के बाएं तीसरा है, टी का बायां 1 2 3, एन यहां पर है, एन इस जगह हो गया। इतना सवाल ने दे रखा है जिसको हमने गोल्डन रूल्स को फॉलो करते हुए कंप्लीट किया है। ठीक है, गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर चले हैं। अब गोल्डन रूल्स फॉलो करते हुए सवाल की जानकारी तो काम में ले ली, अब बचा हुआ जो है उसको पजल अप करके आपको पता लगाना है। तो देखिए, यहां आर ओ टी एस हो गया, इधर पी हो गया, इधर एम हो गया, एन हो गया, कौन बचा हुआ है हमारे पास में? किस? एस आर एन एल, एल बचा हुआ है, एल यहां पर होगा। ठीक है, और देखो, डॉक्टर शॉपकीपर इधर शिक्षक है, क्रिकेटर है, पेंटर है, अकाउंटेंट इधर है, रिपोर्टर यहां नहीं है, तो रिपोर्टर होगा यहां पर, रिपोर्टर हो गया। कौन बच गया इनमें से? एक प्रोफेशन बचा हुआ है, कौन सा? रिपोर्टर, डॉक्टर, क्रिकेटर, शिक्षक, लेखाकार। ठीक है, पेंटर हो गया हमारे पास में, शॉपकीपर, अकाउंटेंट, टीचर, क्रिकेटर, सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर यहां पर होगा, सुपरवाइजर एम होगा। सबका प्रोफेशन पता है, सबका नाम पता है, बोलो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? आइए सवालों पे। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रिपोर्टर है? तो रिपोर्टर यहां पे कौन आया है? ओ हमारे पास रिपोर्टर आया है, तो हमने कहा सर ओ जो है ये हमारे पास में रिपोर्टर है। आगे चलें, अगला हमारे पास में आर के संबंध में एस का क्या स्थान है? ठीक है, तो आर के संबंध में एस का स्थान क्या हो जाएगा कि हमारे पास में आर इधर है, एस इधर है, तो आर के दाएं तीसरा है, दाएं तीसरा है, तो आर के दाएं तीसरा हमारे पास में है, दाईं और तीसरा, ये करेक्ट होगा। अगला चले, यदि हम एन से प्रारंभ करते हुए वामावर्त दिशा में चलते हैं,
गिने तो पी और एन के मध्य कितने व्यक्ति हैं, पी और एन के मध्य देखने, लेकिन किस दिशा में, वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो पी और एन के बीच में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर देखें तो पी इधर, एन इधर, ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, पी और एन के बीच में ये घड़ी वाली दिशा होती है और ये घड़ी के विपरीत दिशा हमारे पास में यहां पर हो जाती है। ठीक है, तो घड़ी के विपरीत दिशा में आप देखो, इस तरफ कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, और इस तरफ कितने लोग हैं, 1 2 3 4, 4 व्यक्ति हमारे पास में है। ठीक है, तो एन और पी के बीच में हमें देखना था, ठीक है, तो हमें देखना है एन से प्रारंभ करते हुए, किससे प्रारंभ करना है, एन से प्रारंभ करना है और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में देखना है। ठीक है, तो एन से एंटी क्लॉकवाइज दिशा देखो, एन यहां पर है, यहां से घड़ी की दिशा तो ये हो गई और एंटी क्लॉकवाइज दिशा हमारे पास ये हो गई। एंटी क्लॉकवाइज में 4 लोग हैं, कितने लोग हैं, 4 व्यक्ति हमारे पास में है, तो 4 आपके पास में करेक्ट आंसर होगा। क्लॉकवाइज अगर पूछता तो 2 उत्तर आता। आगे चलें, अगला हमारे पास में ऊपर उल्लिखित स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से 4 जोड़े एक जैसे हैं, इसीलिए अपना समूह बनाते हैं, कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, देखें, टीचर पेंटर हमारे पास में, सुपरवाइजर शॉपकीपर, क्रिकेटर रिपोर्टर, डॉक्टर अकाउंटेंट, तो इनके बीच में कोई ना कोई संबंध है। ठीक है, वो हम देखें, शिक्षक और पेंटर में क्या संबंध है, आप देखिए, पेंटर इधर, शिक्षक इधर, इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति है। ठीक है, तो हमने कहा कि सर यहां पर इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति हमारे पास में है। अगला देखो, सुपरवाइजर और शॉपकीपर, सुपरवाइजर और शॉपकीपर के बीच में, सुपरवाइजर और शॉपकीपर के बीच में एक व्यक्ति है अगेन, तो यहां भी हमारे पास में कितना है, एक ही व्यक्ति है। अगला देखो, क्रिकेटर और रिपोर्टर के बीच में, कि सर क्रिकेटर और रिपोर्टर को अगर हम लोग देखें, क्रिकेटर इधर, रिपोर्टर इधर, इनके बीच में भी एक व्यक्ति। अगला है डॉक्टर और अकाउंटेंट के बीच में, तो डॉक्टर और अकाउंटेंट के बीच में कितने व्यक्ति हैं, कि सर डॉक्टर और अकाउंटेंट के बीच की बात की जाए, इनके बीच में भी एक व्यक्ति है। अगला आ जाओ, शॉपकीपर और डॉक्टर के बीच में, शॉपकीपर और डॉक्टर के बीच में हमारे पास में देखो, शॉपकीपर और डॉक्टर दोनों पड़ोसी हैं, शॉपकीपर और डॉक्टर क्या है, दोनों पड़ोसी हैं। तो अब आप समझ ही गए कि ई में हमारे पास एक ऐसा पेयर है जो आपस में पड़ोसी हैं और बाकी जितने भी चारों युग्म हैं उन सब के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, इस आधार पे ये अलग हो जाएगा। और आपके पास में क्वेश्चंस में क्लासिफिकेशन हो, क्वेश्चंस में एनालॉजी हो, ये सारे टाइप आपके रेलवे और एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे चलें, अगला हमारे पास में उपयुक्त व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य को ढूंढना है, कौन सा असत्य है। तो एन इज एट इमीडिएट राइट ऑफ सुपरवाइजर, इमीडिएट राइट ऑफ सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर के इमीडिएट राइट में एन है, ये बात तो सत्य है। ठीक है, यहां देखो सवाल और ये अलग अलग पेज पे, इसलिए हमको मैच करना पड़ रहा है, ये तो सही है। अगला, क्रिकेटर इज थर्ड टू द राइट ऑफ शॉपकीपर, शॉपकीपर के राइट में थर्ड है, तो शॉपकीपर के राइट में 1 2 3, ये भी सत्य है। ठीक है, ये भी क्या है, सत्य हमारे पास में है। अगला है, डॉक्टर इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन सुपरवाइजर और अकाउंटेंट के बीच में डॉक्टर है, सुपरवाइजर और अकाउंटेंट के बीच में डॉक्टर है, सुपरवाइजर और अकाउंटेंट के बीच में डॉक्टर है, ये चीज गलत हो गई। डॉक्टर इनका पड़ोसी है, सुपरवाइजर और अकाउंटेंट का। ठीक है, सुपरवाइजर और अकाउंटेंट का पड़ोसी है डॉक्टर, ये हमारे पास असत्य हो जाएगा। बाकी हमारे पास में क्या है, यहाँ पे ट्रू है। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट हमारे पास में एक इमारत के एक ही तल पर 8 फ्लैट हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, तो ये हमारे पास सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे। सर क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम भी लिखा करो। आकाश, इसमें जैसा मैं कहता हूं कि हमेशा मैं ऐसे क्वेश्चंस को रखता हूं जो कि बेस्ट है, बेस्ट एज इन जो जो मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है उसके लिए बेस्ट एग्जांपल मुझे मिल गया पीवाईक्यू से, तो मैं पीवाईक्यू से उठाऊंगा। ठीक है, अगर जैसे अभी प्रिडिक्टेबल है कि अच्छा लेवल पूछा जाएगा आपका, ठीक है, तो जिस लेवल के सवाल अब तक आप लोगों ने नहीं देखे उस तरह के सवाल आपको दिखने वाले हैं। ठीक है, तो ये उसी टाइप के सवाल हैं। अब हर सवाल के साथ 5 क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं मैं, एसएससी तो नहीं पूछता, मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि उसी सवाल पे इन पांचों में से कोई सा भी एक सवाल आपके सामने आ जाएगा।
ठीक है। अब क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन पूछने में भी वेरिएशन होते हैं, कई बार क्लासिफिकेशन पूछता है, कौन सा अलग होगा ये पूछ लेता है आप लोगों से, तो हर एक वेराइटी आपको प्रैक्टिस होते हुए चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाहता हूं उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अगर पीवाईक्यू मेरे को मिल गया तो पीवाईक्यू से होगा, पीवाईक्यू से नहीं है तो मैं खुद सेलेक्ट करके अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने वहां पर रखता हूं, जिससे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग एक प्रॉपर लेवल पे निकले। ओके, एक इमारत के एक ही तल पर 8 फ्लैट हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ये फ्लैट 2 पंक्तियों में है, प्रत्येक पंक्ति में 4 फ्लैट है, ठीक है। देखिए, एक इमारत के एक ही तल पर 8 फ्लैट है, देयर आर 8 फ्लैट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच ऑन दी सेम फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है। एक ही फ्लोर पे हैं आठों, मतलब एक फ्लोर पे 8 हैं, अगले ऊपर वाले पे 8 हैं, उसके ऊपर वाले पे 8 हैं, उसके नीचे वाले पे 8 हैं, हर फ्लोर पे 8 फ्लैट है, ठीक है। अब देखिए, वन रो इज फेसिंग द नॉर्थ एंड अदर रो इज फेसिंग द साउथ। एक रो नॉर्थ की तरफ, अब 8 हैं तो हम मान के चल रहे हैं, इसने दे रखा है कि 8 नॉर्थ और साउथ की तरफ। F is facing the north and D is exactly in front of it. F नॉर्थ को फेस कर रहा है और D इसके जस्ट सामने है। और नन ऑफ A एंड C आर साउथ फेसिंग। A और C जो हैं दोनों इस तरफ होंगे, नॉर्थ फेसिंग में। A इज नॉट एट एनी एंड, A किसी भी एंड पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ A नहीं है, यहाँ A नहीं है, A इन दोनों में से एक पोजीशन पे होगा। एंड इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F, F के लेफ्ट में सेकंड है, तो F के लेफ्ट में सेकंड A होगा। ये व्यवस्था कब होगी हमारे पास में? A इस कोने पर तो नहीं हो सकता, एक ही संभावना है, A और F इस तरीके से हो, ठीक है। अब आप देखो, F के सामने D बैठा है तो F के सामने D भी हमने यहां पर बिठा दिया, ठीक है। आगे देखिए, A is not at any of the ends second to the left of F, E is exactly in front of south facing B। E B के सामने है, तो B ऊपर है, B के सामने E होगा, E नीचे की तरफ है हमारे पास में। G is third to the right of D, D के राइट में थर्ड है G, तो D के राइट में देखो 1 2 3, G हमारे पास यहां पर होगा, राइट ऑफ D। इतनी जानकारी हमको यहां पर इसने दे रखी है। अब आप देखो, B के सामने E था, तो ऐसा कब संभव है B इधर हो और E इस तरफ हो, तभी संभव है केवल और केवल, ठीक है। और आप देखो, A और C हमारे पास में इस रेखा में थे, तो C के लिए ये जगह बच गई, और C के अलावा अब एक ही फ्लैट बचा है हमारे पास, H आएगा इस जगह पर, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखो, सिटिंग अरेंजमेंट से ये अलग कैसे हुआ? सिटिंग अरेंजमेंट में पूरा आपको जो है व्यवस्था दे रखी होती है, आपको खुद से दिमाग नहीं लगाना होता, आपको केवल गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन रख के और फिर उसको सॉल्व करना होता है। लेकिन यहाँ इन सवालों में आपको गोल्डन रूल्स तो फॉलो करने ही होते हैं, इसके अलावा आपको गोल्डन रूल्स के अलावा यहां पर आपको बाद में दिमाग लगा के पॉसिबल सिनारियोस को एक साथ रख के और इसको कंप्लीट भी करना होता है, इसलिए क्वेश्चंस आपके थोड़े ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। ये व्यवस्था हमारे पास में होगी, ये लोग साउथ फेसिंग, इधर वाले नॉर्थ फेसिंग फ्लैट हैं। आइए सवालों पर। निम्नलिखित में से कौन सा सिरों पर दक्षिण मुखी फ्लैटों का जोड़ा है? ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ साउथ फेसिंग फ्लैट एट द एंड, एंड पे साउथ फेसिंग, तो साउथ फेसिंग एंड पे है, एक तो G और एक D, तो GD हमारे पास में होगा। क्या हो जाएगा? GD हमारे पास में होगा। कौन से विकल्प में है? A विकल्प में दे रखा है। आगे चले, अगला हमारे पास में उत्तर दिशा में स्थित कौन सा फ्लैट H के ठीक सामने है? ठीक है, H के सामने कौन सा फ्लैट है? देखिए, H के सामने है A फ्लैट हमारे पास में, कौन सा है? A। H के सामने A फ्लैट हमारे पास में होगा। आगे चलें, अगला हमारे पास में निम्न में से कौन सा सिरों पर फ्लैट की एक जोड़ी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ फ्लैट्स एट द एंड, एंड पे, सिरों पे, तो जब हमारे पास में दो रेखाएं होती हैं तो दोनों के सिरों पे जितने हमारे पास फ्लैट है वो हमें देखने हैं, ठीक है। तो आप देखो, यहां हमारे पास में है GDCF, क्या है? GDCF, ये 4 फ्लैट है आपके पास में, तो GDCF हमारे पास कहां पर दे रखा है? GDCF, नन ऑफ दिस हो जाएगा हमारे पास में। GDC और F ये 4 है, इधर CF है लेकिन GD नहीं है, इधर CF
है लेकिन जीडी नहीं है इधर, इसमें तो है ही नहीं सी, तो सीएफ नहीं है हमारे पास। ई जो है करेक्ट आंसर होगा, जीडी और सीएफ ये हमारे पास में 4 यहां पर है। ई इज साउथ फेसिंग, तो ई को साउथ फेसिंग नहीं लिया हमने। एक सेकंड, ई का दे रखा है यहाँ पे 2 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 4 फ्लैट हैं, एक पंक्ति उत्तर की ओर दूसरी दक्षिण की ओर है। यहाँ पर ई का ई दक्षिण की ओर उन्मुख बी के ठीक सामने है। एक सेकंड, ई इज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द साउथ फेसिंग बी, साउथ फेसिंग बी है यहाँ पे आकाश, ठीक है। और हिंदी में भी ये चीज क्लियर है, हिंदी ही हमने पढ़ी थी, ई दक्षिण की ओर उन्मुख बी, तो ये दक्षिण की ओर उन्मुख एक एडजेक्टिव है, किसके लिए? बी के लिए, ठीक है। बी का एडजेक्टिव है, ये बी के लिए प्रयोग हुआ है, ए के लिए नहीं हुआ, ई के लिए नहीं हुआ। क्लियर है? अभी इंग्लिश में भी ये चीज पॉइंटेड आउट है। आगे चले, अगला हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा सिरों पर उत्तरमुखी फ्लैटों की जोड़ी है? सिरों पर उत्तरमुखी फ्लैट हमारे पास में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट एट द एंड, ठीक है। तो नॉर्थ फेसिंग हमारे पास में कौन कौन से हैं? सी और एफ है, सी और एफ हमारे पास नॉर्थ फेसिंग है। तो सी और एफ अगर नॉर्थ फेसिंग हमारे पास में है तो सी एफ कौन से विकल्प में है? सी में आपको दे रखा है। आगे चलें, अगला हमारे पास में कौन सा फ्लैट फ्लैट सी के ठीक सामने है? फ्लैट सी के ठीक सामने, ठीक है। तो सी के सामने, सी कोने पर है, सी के सामने जी है, तो जी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट आओ, अगला सवाल आपको सॉल्व करना है। इसको देखिए, सवाल है 6 लोग हैं और अलग अलग ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन इसी क्रम में हो जरूरी नहीं है। तो आपको ये अरेंजमेंट पूरा करना है। 6 लोगों का अरेंजमेंट है, उनके ऑफिस दे रखे हैं, 2 एलिमेंट हैं, लीनियर प्लस 2 एलिमेंट, ये आप लोगों से यहां पर पूछा गया है, ठीक है। देखें, 6 people are working in different offices named ये, but not necessarily in the same order, ठीक है। तो के एल एम एन, केवल मैचिंग पे फोकस किया सवाल ने। देखो सवाल को हमने पढ़ा, एक बार पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के बाद में आइडिया हो गया कि 6 लोग और कौन से ऑफिस में, केवल इसी चीज से सवाल को मतलब है। इससे ज्यादा आपसे वो कैलकुलेट या फिर किसी भी लेवल पे आपका माइंड जो है वो नहीं लगवाना चाहता। तो ये देखिए 6 व्यक्ति हैं, अलग अलग ऑफिस, एल ओ की पत्नी है, ठीक है, एल ओ की पत्नी होगी, पत्नी है और कार्यालय एक्स में काम कर रही है। तो एल किस में काम कर रही है? कार्यालय एक्स में। कोई भी महिला कार्यालय वी और जेड में काम नहीं करती, कोई भी महिला कार्यालय वी और जेड में काम नहीं करती। तो वी और जेड में महिला जो है वो काम नहीं करती। आगे देखो, एम एन की बहन है, एम एन की बहन है, वह ऑफिस यू में काम करती है। एम जो है ऑफिस यू में काम करती है, ठीक है। पी ऑफिस डब्ल्यू में काम करता है, पी जो है ऑफिस डब्ल्यू में काम करती है, और एन ऑफिस वी में काम करती है, ऑफिस वी में काम करती है, ठीक है। इतना हमें दे रखा है, हमें केवल यहां पे बाकी रह गया 2 ऑफिस कौन कौन से हैं, के का और ओ का, ये इसने नहीं बताया, ठीक है। और ऑफिस कौन कौन से बच गए? यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वाई बच गया एक, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड और जेड बच गया। तो वाई और जेड यहां होगा और वाई और जेड में से एक यहां पर होगा, ठीक है। वी और जेड में महिला नहीं है, ठीक है, वी और जेड में महिला नहीं है। अब आप देखो यहाँ पे एम बहन है एन की, ठीक है, और इसने बोला था वी और जेड में महिला काम नहीं करती। तो वी और जेड जो ऑफिस है इसमें महिला काम नहीं करती, वी इधर है और जेड में भी महिला काम नहीं करती। अब हमें तो पता है कि के जेंडर के बारे में कुछ नहीं दिया इसने, ठीक है, के का जेंडर हमको नहीं पता है, और ये हमारे पास जानकारी है। यहाँ पे इन दोनों का तो क्लियरिफिकेशन यहाँ पे नहीं होगा,
ओ का जेंडर हमें पता है मेल है, एल हमारे पास फीमेल है, एम हमारे पास फीमेल है, इतना हमको पता है। और जो भी ऑफिस हमारे पास वी और जेड में होगा, वी में जो होगा वो महिला नहीं है, मेल ही होगा, और जेड में जो होगा वो भी हमारे पास में मेल यहाँ पे होगा। ठीक है, जेड में जो होगा वो भी हमारे पास मेल होगा। इधर देखो, एम इज सिस्टर ऑफ एन, सी इज वर्किंग इन ऑफिस यू, एम ऑफिस यू में काम कर रही है, पी इज वर्किंग इन ऑफिस डब्ल्यू, एंड एन इज वर्किंग इन ऑफिस वी। ये जानकारी थी। आ जाइए सवाल पे आ जाइए, क्या पूछा है। एन एम से कैसे संबंधित है? एन जो है वो एम का क्या लगेगा, भाई लगेगा, क्योंकि ये मेल है। इतना हमको यहाँ पे पता लग गया था जानकारियों से। ठीक है, डेटा से पता लग गया था वी ऑफिस में काम करने वाला मेल है, और ये पता था तो हमने प्लस लगा दिया। अब एन क्या लगेगा? अब देखो, जेंडर आपने लास्ट में पजल अप करके चीजों को मिक्स किया, तो आपको पता है कि एन का जेंडर प्लस है। ठीक है, इसलिए आप आंसर दे सकते हो। और इसने देखो जानबूझ के ये भी रखा इनसफिशिएंट डाटा, और आप में से ज्यादातर को लगता है कि इनसफिशिएंट नहीं भाई, यहां पता है भाई है। आगे चलो, अगला हमारे पास में के किस कार्यालय में कार्यरत है? के कौन से कार्यालय में कार्यरत है, ये आप लोगों से पूछा है। तो के हमारे पास में वाई या जेड में से एक कार्यालय में कार्यरत है। ठीक है, वाई और जेड में से एक कार्यालय में कार्यरत है। कोई भी महिला कार्यालय वी और जेड में काम नहीं कर रही है। ठीक है, देखिए, के तो हमारे पास में वाई या जेड में से एक कार्यालय में है। ठीक है, फिक्स तो हमारे पास में नहीं है। वाई और जेड में कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यहाँ पे हम लोग लगाएं तो बिल्कुल हमने अच्छे से यहाँ पर देखा है कि के बारे में पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड हमारे पास में यहाँ पर होगा। जब भी सी एंड डी वाला ऑप्शन आए तो आप एक बार अच्छे से यहाँ पर जरूर देखें, क्या के बारे में इनफ सफिशिएंट डाटा है? तो नहीं था हमारे पास में। जैसे ये तो इंट्रोडक्शन था, दो ही तो जानकारी थी, एल इज द वाइफ ऑफ ओ, एल वाइफ है, वर्किंग इन ऑफिस एक्स में काम कर रही है। ठीक है, नन ऑफ दी वेमेन इज वर्किंग इन वी एंड जेड, वी और जेड में कोई वेमेन काम नहीं करती। एम इज सिस्टर ऑफ एन, एम एन की सिस्टर है, सी इज वर्किंग इन ऑफिस यू, एम ऑफिस यू में काम कर रही है, पी इज वर्किंग इन ऑफिस डब्ल्यू, पी ऑफिस डब्ल्यू में काम कर रहा है, और एन इज वर्किंग इन ऑफिस वी, एन ऑफिस वी में वर्किंग है। इतना हमको पता था के और जेड के बारे में। वाई और जेड ऑफिस के बारे में कुछ नहीं पता। के और ओ के बारे में इसने बात भी यहाँ पर नहीं करी। ओ का केवल जेंडर हमको पता है कि ओ क्या है, हमारे पास में मेल है। अच्छा, ओ मेल है, ओ मेल है ये पता है, तो यहां भी पता लग गया। देखो, यहां भी पता लग गया कि ओ अगर मेल है तो ओ जो है जेड ऑफिस में महिला काम नहीं करती। ठीक है, लेकिन यहां हमें कंफर्म नहीं है इसका। ठीक है, ये महिला होती तो यहां कंफर्म हो जाते। के का जेंडर हमको नहीं पता था इस सवाल के अंदर, के का जेंडर और पता होता तो बहुत अच्छी बात होती। यानी कि वी और जेड में महिलाएं काम नहीं करती, तो वी और जेड दोनों में मेल काम करते हैं। कौन काम करते हैं? मेल काम करते हैं वी और जेड के अंदर। ठीक है, यहाँ ओ मेल है इतना हमको पता है, लेकिन के का जेंडर नहीं पता। ठीक है, के का जेंडर भी मेल है, तो यहाँ पे नहीं हुआ, तो ये सर्टेन नहीं है यहाँ पे। कैन नॉट बी डिटरमाइंड के साथ ही हमको जाना पड़ेगा कि किस कार्यालय में वर्किंग है। नहीं कह सकते सर, वाई और जेड में से एक हमारे पास में। नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास निम्नलिखित में से कौन से नर का निश्चित युग्म है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेट पेयर ऑफ मेल्स? मेल हमारे पास में, ठीक है, कौन सा मेल का युग्म होगा? तो मेल के युग्म की बात करें हम लोग, तो मेल का युग्म है हमारे पास में पिछला सवाल खुल गया। मेल का युग्म है ओ और एन, जो है ये हमारे पास मेल हैं। इन दोनों के बारे में हम बता सकते थे। ओ और एन के अलावा हम किसी के बारे में भी यहाँ पर नहीं कह सकते। तो ओ और एन यहाँ दे रखा है, केवल इन दोनों के बारे में हम कह सकते हैं कि ये दोनों मेल हमारे पास में है। नेक्स्ट हो, अगला, ऑफिस वाई में कौन काम कर रहा है? तो वाई और जेड में हमने देख लिया था कि हमें क्लियर नहीं पता है, ठीक है, कि कौन काम कर रहा है। तो ऑफिस वाई में कौन काम कर रहा है ये भी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जानकारी पर्याप्त इसके लिए नहीं है। नेक्स्ट, अगला हमारे पास उनमें से कम कितने पुरुष हैं? दो तो हमें दिख ही गए, बाकियों का हमें पता नहीं। कम से कम पूछा है मिनिमम।
कम से कम कितने हैं, एटलीस्ट हाउ मेनी मेल्स आर अमंग देम, तो कम से कम 2 का हमें निश्चित रूप से पता है, ठीक है, 2 का हमें कम से कम पता है, ठीक है, कम से कम पूछा है, 2 तो है ही, 2 तो हमें दिख ही गए थे, ठीक है, 30 और 3 और 4 का हम कह नहीं सकते। अगला आओ, अगला सवाल 56 से 60 नंबर तक के सवालों के लिए, इसको आराम से बैठ के क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, एनालाइज करो, फिर ये देखो कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन जब आप करो तो उसमें गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको व्यवस्था करते हुए चलना है। एंड में आपको जो भी जानकारी आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखी और गोल्डन रूल से जितना अरेंज हो गया, उनको बचे हुए को उसके अंदर फिक्स करना है, पजल वाला रोल आपको अदा करना है। ओ यहाँ पे मेल था पिछले सवाल में, ठीक है, लेकिन मेल है तो इसीलिए वो जो है जेड ऑफिस में काम करेगा, जरूरी नहीं है, ठीक है, फीमेल काम नहीं करते, मतलब उन ऑफिस में मेल ही काम करता है। अब दूसरे व्यक्ति के का तो जेंडर पता नहीं है ना आपको, के का जेंडर पता हो तो कुछ कह सकते हैं, के भी मेल हुआ तो आपको सारी पॉसिबिलिटी दिमाग में रखनी होती है। Answer the following question based on the given information. P, Q, R, S, T and U are traveling in a bus. बस में ट्रेवल कर रहे हैं, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। 2 of them are journalists, 2 are engineer, 1 is editor, 1 is writer. सबका प्रोफेशन आपको पता है। The editor P is married to journalist S. P की शादी S से हो रखी है। A writer is married to Q. Q is the same profession as U. P, R, Q, S are 2 married couples and none of them has same profession. U is a brother of R. ये जानकारी है, इससे व्यवस्था पूरी करनी है। अच्छा, कितने एलिमेंट है कि सर ये तो ब्लड रिलेशन के साथ बनने वाला सवाल है, ठीक है, हमने देख लिया 2 का कॉम्बिनेशन सर्कल के अंदर, हमने देख लिया 2 का कॉम्बिनेशन ब्लड रिलेशन के साथ में, ठीक है, 2 का कॉम्बिनेशन आपका रैखिक व्यवस्था के साथ में, तो हर एक कॉम्बिनेशन के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। ट्रेवलिंग इन ए बस, 2 ऑफ देम आर जर्नलिस्ट, ठीक है, तो देखिए यहां फैमिली रिलेशन भी हमारे पास में है। 2 लोग जर्नलिस्ट हैं, 2 लोग इंजीनियर हैं और बाकी एक एक एडिटर और राइटर है। द एडिटर पी इज मैरिड टू जर्नलिस्ट एस। पी की शादी एस से हुई है, पी एडिटर है और जर्नलिस्ट हमारे पास में यहां पर है, ये दोनों शादीशुदा हैं। ए राइटर इज मैरिड टू क्यू। ए जो है राइटर है और ये मैरिड है किसके साथ में, क्यू के साथ में। क्यू इज इन सेम प्रोफेशन एज यू। क्यू का और यू का सेम प्रोफेशन है, क्यू का और यू का सेम प्रोफेशन है, तो क्यू और यू सेम प्रोफेशन, ये भी हमारे लिए हिंट है। सेम प्रोफेशन का मतलब हो गया सेम प्रोफेशन या तो जर्नलिस्ट या फिर इंजीनियर। अब ध्यान से देखो सेम प्रोफेशन है तो जर्नलिस्ट तो यहाँ पे है, यानी कि जर्नलिस्ट तो नहीं हो सकते। 2 इंजीनियर हैं, ये दोनों के दोनों को क्या होना पड़ेगा, इंजीनियर ही होना पड़ेगा। दोनों जर्नलिस्ट तो हो नहीं सकते क्योंकि एक जर्नलिस्ट ऐस है, ये हमको पता है, तो क्यू और यू दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास में, इंजीनियर हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे चलो, P, R, Q, S are 2 married couples. P, R, Q, S, P, R, Q और S are 2 married couples. P, R, Q, S 2 विवाहित जोड़े हैं, उनमें से किसी का भी पेशा समान नहीं है, ठीक है। ए राइटर इज ए मैरिड टू, एक लेखक Q से विवाहित है, Q इज इन सेम प्रोफेशन एज यू। अच्छा, ये ए राइटर है, ए की बात नहीं हो रही, ए तो कोई है ही नहीं इसमें, ए तो व्यक्ति नहीं है, मतलब इसका नाम नहीं बताया इसने। एक लेखक है, लेखक की शादी क्यू से हुई है, क्यू इज एज सेम प्रोफेशन एज यू, और क्यू का सेम प्रोफेशन है यू के जैसा, यानी कि क्यू इंजीनियर है, ठीक है, और यू भी इंजीनियर है। और यहां इसने बताया पी आर क्यू एस मैरिड है, तो पी की शादी तो एस से है, तो यहाँ पे आर की शादी क्यू से होगी, आर यहाँ पर आ जाएगा। एंड नन ऑफ देम हैज द सेम प्रोफेशन, किसी का भी समान प्रोफेशन नहीं है। एडिटर, जर्नलिस्ट, राइटर, इंजीनियर चारों अलग अलग हमारे पास में है, ठीक है। यू इज ए ब्रदर ऑफ आर, यू हमारे पास में आर का ब्रदर है, यू इज द ब्रदर ऑफ आर, ये भी क्या है, इंजीनियर हमारे पास में है, ठीक है। अब आप देखो यू इज द ब्रदर ऑफ आर, इतना हमको पता है। पी और एस की शादी हो चुकी है, ये हमारे पास में। प्रोफेशन की बात करें, सबका पता है हमको, ठीक है। पी क्यू आर एस टी यू, टी की बात नहीं करी, टी क्या होगा हमारे पास में कि सर टी की बात करें, 2 इंजीनियर हो गए, जर्नलिस्ट एक ही है, तो टी जर्नलिस्ट होगा,
ठीक है, इतना हम यहां से खोद के निकाल चुके हैं, इतनी जानकारी आपके पास में यहां पर है। आइए नेक्स्ट चले। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी पत्रकारों को दर्शाती है? जर्नलिस्ट कौन कौन है? तो एक तो टी है, दूसरा एस है, तो एस टी यहां पर आंसर होगा। कौन से विकल्प में है? बी में है। आगे चलिए, अगला हमारे पास में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा इंजीनियरों को दर्शाता है? कौन सा ऐसा पेयर है जो कि इंजीनियर्स को दर्शाता है? तो इंजीनियर्स अभी हमने देखे थे, इंजीनियर्स को दर्शाता है क्यू और यू। क्यू और यू समान पैसे वाले थे, तो क्यू और यू हमारे पास में इंजीनियर्स को दर्शाता है। कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में आपको दे रखा है। आगे चले, अगला है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा विवाहित जोड़ा है? कौन सा मैरिड कपल है? ठीक है, तो हमने देखा था आर और क्यू मैरिड हैं, एस और पी मैरिड हैं। ठीक है, कौन सा विवाहित जोड़ा है? आर क्यू, ये रहा, पी एस यहां नहीं है, तो ये करेक्ट हो गया, दो मैरिड कपल। नेक्स्ट आओ, आर यू से क्या संबंध है? आर का यू से क्या संबंध है? देखिए आर का यू से क्या संबंध है? तो आर का यू से क्या संबंध है कि सर यू से, यू का क्या लगेगा? यू का भाई या फिर बहन होगा। ठीक है, यू का भाई या फिर बहन हमारे पास में होगा, क्योंकि जेंडर नहीं पता था हमको इसका। तो देखिए ठीक है, यहां हमारे पास में कैन नॉट बी सेड, ब्रदर या सिस्टर है, हम लोग यहाँ पे नहीं बता सकते। भाई या बहन वापस हम लोग गो थ्रू कर सकते हैं, भले इसका भाई या बहन है, ये हम लोग नहीं बता सकते। आर यू का क्या लगेगा? ये जेंडर हमको स्पेसिफाई इसने नहीं किया। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात करी थी विवाहित जोड़े हैं, केवल ये बताने की यू आर का भाई है, यू का जेंडर पता था, संपादक पी का विवाह ए से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जेंडर नहीं पता। इसी के साथ उनमें से दो पत्रकार, दो इंजीनियर और एक संपादक और एक लेखक है, और बस में यात्रा कर रहे हैं। जेंडर के बारे में कुछ नहीं बताया। एक लेखक क्यू से विवाहित है, क्यू यू के समान पेशे में है, तो यहाँ जेंडर हमें नहीं पता है, और जेंडर नहीं पता है तो हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कुछ भी। ठीक है, हम कैन नॉट से। आगे आइए, अगला निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पति को दर्शाता है? ठीक है, कौन सा जोड़ा पति को दर्शाता है? तो पतियों का कहां पता लगा है हमको? नॉट श्योर है। आगे चलिए, अगला हमारे पास में देखिए सवाल, ए बी सी डी वाई 5 नाटक हैं जिनका मंचन सोमवार से शनिवार तक किया जाना है। 5 नाटक हैं, नाटक हैं तो नाटक प्रस्तुत होंगे तो 5 दिन प्रस्तुत होने वाले हैं। प्रतिदिन एक नाटक का मंचन होगा। एक दिन में कितने नाटक का मंचन होगा? प्रतिदिन एक नाटक का मंचन होगा, और बाकी के लिए एक दिन प्रदान किया जाएगा। तो ए बी सी डी एंड वाई आर 5 प्लेस which are to be staged from Monday to Saturday. Per day, one play will be staged. One day will be provided for the rest. एक दिन बाकी के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए एक दिन ब्रेक होगा, 5 प्ले हैं मंडे से सैटरडे का। तो आप देखिए मंडे से सैटरडे आपके पास में, तो इस तरीके से आप लिखोगे, डे बेस्ड आपके पास में पजल आ जाता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एक दिन का ब्रेक है, बाकी दिन प्ले चलेंगे। अब आप देखो, द डे फॉर रेस्ट इज बिटवीन ए एंड वाई, ए और वाई के बीच में है, तो ए और वाई का प्ले होगा, इनके बीच में रेस्ट हमारे पास में रहने वाला है। सी विल बी स्टेज्ड इमीडिएटली आफ्टर डी, डी के जस्ट बाद में सी होगा अगले दिन। वाई इज ऑर्गेनाइज 2 डे अगो द स्टेजिंग ऑफ सी, वाई सी के 2 दिन पहले। ठीक है, तो एक दिन पहले ये था, 2 दिन पहले वाई हमारे पास में है। ठीक है, अब आप देखो वाई अगर यहाँ पे है, वाई और ए के बीच में रेस्ट है, तो ए नीचे तो आ नहीं सकता, रेस्ट होगा यहाँ बीच में, और ए आ जाएगा इस जगह पे। तो ये 3 2 5 हमारे पास यहाँ पर हो गए। वाई इज ऑर्गेनाइज्ड 2 डे अगो द स्टेजिंग ऑफ सी, सी के 2 दिन पहले स्टेज किया गया है। तो इतनी जानकारी है, आराम का दिन ए और वाई के बीच में रखा गया है। प्रतिदिन एक नाटक का मंचन होगा, एक दिन में एक नाटक का मंचन होगा, तो इतना हमारे पास में जानकारी है। ठीक है, अब
5 नाटक थे ए बी सी डी और वाई। तो बी के बारे में हमें नहीं पता, बी के बारे में इसने नहीं बताया। प्रतिदिन 1 नाटक का मंचन होगा, बाकी के लिए 1 दिन प्रदान किया जाएगा ब्रेक के लिए, रेस्ट के लिए। आराम का दिन ए और वाई के बीच में, सी का मंचन डी के बाद किया जाएगा, वाई का आयोजन 2 दिन पहले सी के मंचन के लिए किया जाएगा, सी के मंचन के 2 दिन पहले, सी के 2 दिन पहले, ये चीज आनी चाहिए यहां पर। नेक्स्ट हो, अब देखिए सोमवार को किस नाटक का मंचन होगा। तो यहां इसने सोमवार का तो बताया नहीं, मंडे टू सैटरडे पर डे 1 प्ले विल बी स्टेज्ड, 1 डे विल बी प्रोवाइड फॉर रेस्ट। ठीक है, यहां कोई ना कोई जानकारी तो और होनी चाहिए। 1 डे विल बी प्रोवाइडेड फॉर द रेस्ट, पर डे 1 प्ले विल बी स्टेज्ड, द डे फॉर रेस्ट इज बिटवीन ए एंड वाई, C will be staged immediately after D, Y is organized 2 days ago the staging of C। ठीक है, Y is organized 2 days ago the staging of C, 2 दिन पहले, दो दिन पहले। तो 2 दिन पहले का यही अर्थ होगा, 1 दिन पहले और 2 दिन पहले, या 2 दिन का ब्रेक है, क्योंकि 2 दिन का ब्रेक होगा, ये 2 दिन हमारे पास में गैप होना चाहिए। Y is organized 2 days ago the staging of C। ठीक है, क्योंकि अगर इसका अर्थ है हमारे पास में कि Y इधर, नीचे एक व्यक्ति, यहाँ पे डी और सी, 2 दिन का ब्रेक है वाई और सी के बीच में। देखो वाई और सी के बीच में अगर 2 दिन का अंतर है तो थोड़ा सा ये हमारे पास में प्रॉपर लग रहा है। जैसे आप देखिए ए के बाद तो रेस्ट है ही, इसके बाद में वाई है, वाई के बाद में ये बोल रहा है एक यहाँ पे, और सी के 2 दिन पहले, सी के कितने दिन पहले, 2 दिन पहले। ठीक है, अगर ऐसे है तब हम बोलेंगे बी यहाँ पे आ जाएगा, हमारे पास पूरी 6 की व्यवस्था आ गई। ए इधर, ये ब्रेक है, इसके बाद वाई होगा, फिर बी होगा, फिर डी होगा, फिर सी होगा, तब जाके हम ये व्यवस्था यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो वाई का आयोजन 2 दिन पहले सी के मंचन के लिए किया जाता है। तो मतलब ये कहना चाह रहा है वाई और सी के बीच में 2 प्ले हो रहे हैं, तब ये वैलिड तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज संभावना बनेंगी, और संभावना कैसे बनेंगी कि ये जो बी हमारे पास में है, क्या ये बी पहले पे होगा या लास्ट पे होगा, इस पॉसिबिलिटी के साथ हम लोग बच जाते। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे लग नहीं रही, मैं ही थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूं इस सवाल में। 2 दिन का अंतर है इनके बीच में, 2 प्ले हैं। ठीक है, 2 दिन प्ले है ए और वाई के बीच में, कितना है, सी और वाई के बीच में 2 दिन का प्ले है। ठीक है, अब क्लियर हो गया आपको, सी और वाई के बीच में 2 दिन का प्ले है, तो हमारे पास अब क्लियर हो जाएगा इस सवाल के अंदर, क्या क्लियर हो जाएगा कि सी और वाई हमारे पास 2 दिन का अंतर है। ठीक है, ऐसे इस सवाल की लैंग्वेज आप ले लो। अब देखिए सोमवार को किस दिन का नाटक का मंचन होगा, तो सोमवार को ए का मंचन हो रहा है। आगे आओ, अगला नाटकों के मंचन का सही क्रम आपके पास में क्या होगा, तो ए के बाद रेस्ट, रेस्ट के बाद वाई, वाई के बाद बी, बी के बाद में डी, डी के बाद में सी। ठीक, ए के बाद में एक के बाद में, एक के बाद में रेस्ट, वाई बी डी सी, वाई बी डी सी, बी करेक्ट हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास में ए और डी के बीच कितने दिनों का अंतराल है, ए और डी के बीच में कितने दिन का अंतराल है। तो ए और डी के बीच में कितने दिनों का अंतराल होगा कि सर ए और डी के बीच में हमारे पास ए हो रहा है मंडे को, और ये इसके बीच में 3 दिन का अंतराल है। कितने दिन का अंतराल है, 3 दिन का अंतराल है। ठीक है, इंटरवल कितने दिन की है, 3 दिन की है। अगला आओ, विश्राम का दिन कौन सा है कि मंगलवार को विश्राम किया इन्होंने। नेक्स्ट आइए, सी का मंचन किस दिन आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ए रेस्ट, बी वाई डी सी क्या था, ये हमारे पास में सी का मंचन तो सैटरडे को किया गया, सैटरडे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास अगला सवाल देखें, 8 लोग हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच वर्किंग इन ए कंपनी एंड हैव डिफरेंट सैलरीज।
8 लोग कंपनी में काम करते हैं, ABCDEFGH, और अलग अलग सैलरी है, इनकी इनकम जो है वो अलग अलग आपके पास में है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। नो टू पर्सन सैलरी इज सेम, किन्हीं भी दो व्यक्तियों की सैलरी समान नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमको 8 व्यक्तियों की बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी जो इस अरेंजमेंट को, इस पजल को सॉल्व करने के लिए चाहिए। ठीक है, सबका वेतन अलग अलग है। यहाँ पे बी का वेतन चौथा सबसे कम है, तो ये अगर यहाँ पे तुलना कर रखी है तो हम लोग कहेंगे कि 8 इस तरीके से आ गया, चौथा सबसे कम मतलब नीचे से चौथा है, नीचे से चौथा हमारे पास में बी का वेतन। आगे चलें, लेकिन डी के वेतन से अधिक है। बी का वेतन डी के वेतन से अधिक है। सी का वेतन केवल एक व्यक्ति से अधिक है, केवल एक व्यक्ति से अधिक है, सी यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और आगे देखो, ई का वेतन कंपनी में दूसरा सबसे ज्यादा है, कंपनी में दूसरा सबसे ज्यादा ई का वेतन है। एफ का वेतन एच से अधिक है, एफ का वेतन एच से अधिक है, लेकिन कंपनी में उच्चतम नहीं है, सबसे ऊपर नहीं है। और जी का वेतन न तो कंपनी में सबसे ज्यादा है, न ही सबसे कम, तो यहाँ एफ नहीं है, जी नहीं है, इधर भी सबसे कम भी नहीं है जी का। जी का वेतन ई और एफ के बीच में है। जी जो है वो ई और एफ के बीच में है, बीच में है, तो यहां ये लगातार हमारे पास में यहां पर होंगे। ठीक है, ई तो इधर हो गया और ई और एफ के बीच में जी है, तो अब ये फिक्स हो गया हमारे पास में यहां पर। अब आप देखो डी की बात की जाए, कितने लोग रह गए हमारे पास में, एफ हमारे पास में पहले नंबर पे नहीं है, और एफ के नीचे कौन है, एफ के नीचे एच हमारे पास में है। ठीक है, तो आप देखो एफ के नीचे एच है, तो या तो एच हो सकता है यहां पे, या एच हो सकता है यहां पे। ठीक है, और आप देखो एफ और जी ऊपर नहीं हो सकते। ठीक है, तो एफ और जी हमारे पास में ऑलरेडी बैठ चुके हैं, वो ऊपर तो नहीं हो सकते, एच ऊपर नहीं हो सकता, तो बच कौन गया कि सर ए बी सी डी, ए बच गया एक, तो बी आ गया, सी आ गया, डी बच गया हमारे पास में, लेकिन डी क्या होगा, बी के नीचे आएगा। तो यहाँ या तो एच और डी, एच और डी के लिए ये दोनों पोजीशन फिक्स हैं, एच और डी के लिए ये दोनों पोजीशंस फिक्स हैं कि या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे होंगे, क्योंकि बी के नीचे डी है ये भी निश्चित है, और एफ के नीचे एच है ये भी निश्चित हमारे पास में है, दो ही सीटें हैं, दो ही लोग हैं, और जी यहाँ पे अब दोनों पे नहीं हो सकता क्योंकि दोनों फिक्स हो गए। ठीक है, जी यहाँ नहीं था, जी बैठ ही चुका है हमारे पास में, अब एक ही व्यक्ति रह गया, ए बैठेगा टॉप पे, ए कहां बैठेगा, टॉप पे हमारे पास में यहां पर बैठेगा, सैलरी ऑफ जी लाइज बिटवीन ई एंड एफ, ये हमारे पास में व्यवस्था हो गई। और एच और डी का कंफ्यूजन जो है वो कंफ्यूजन ही हमारे पास में रह गया, यहाँ क्लियर हमारे पास में जानकारी नहीं, क्लियर डेटा आपके पास में नहीं है, कोई भी दो व्यक्ति का वेतन समान नहीं है। जी का वेतन ई और एफ के बीच में है, जी का वेतन न तो कंपनी में सबसे ज्यादा ना सबसे कम है, और न ही सबसे कम, जी का वेतन ई और एफ के बीच में, डी का वेतन कंपनी में सबसे कम नहीं है, डी का वेतन सबसे कम नहीं है, ये जानकारी भी दे रखी है, डी का सबसे कम नहीं है, तो डी यहां नहीं होगा। अब क्लियर है, यहाँ पे एच आएगा, यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे पूरी व्यवस्था हमारे पास आ चुकी है, ए आएगा यहाँ पे, ए ई जी एफ बी डी सी एच, ये करेक्ट है। आप देखो ये हमारे पास में कंपैरिजन टाइप था, कंपैरिजन टाइप हम लोग पजल वल में देख चुके हैं प्री लेवल का। अब इसी में जो आपके पास में मेंस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है कंपैरिजन के अंदर, वो इस तरह का होता है। ठीक है, कोई भी सवाल है पजल कब बनेगा, जब वो आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है, उसके अंदर सीधा सीधा नहीं दे रखा, आपने बिठा दिया, अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलें, सवालों पे आ जाएं। सवाल है, यदि ई का वेतन 15,000 है, डी का वेतन 10,000 है, तो एफ का वेतन क्या हो सकता है। ठीक है, ई का 15 है और डी का 10 है, तो ई का 15 और डी का 10, तो हमसे पूछा है कि एफ का कितना होगा, एफ इन दोनों के बीच में है, तो इन 10 और 15 के बीच में होगा, 10 और 15 के बीच में होगा, 10 भी नहीं हो सकता, बी हमारे पास में हो सकता है। ठीक है, इसने क्या कहा है, इसने ये नहीं कहा बता कितना है, क्योंकि हमको सपने तो आते नहीं,
सौण आ जाए, हम लोग बता दें एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। क्या हो सकता है ये पूछा है इसने, और हो सकता है के हिसाब से बी एकदम करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम इनमें से कोई नहीं लगाएंगे कि सर हमें तो एग्जैक्ट नहीं पता था, हमने तो ई लगा दिया, हम क्यों गलत है। ठीक है, खैर इस लेवल पे बैंक ही पूछता है, बैंकिंग ऑप्शन टाइप में मैंने यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस भी अगर बढ़ते हैं तो सवाल और इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। और बाकी 9000 क्या हो सकता है पूछा था, 9 हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से 4 एक निश्चित तरीके से समान है और एक समूह बनाते हैं, कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। 4 एक निश्चित प्रकार से समान एक समूह बनाते हैं, तो DEHFB, DEHFB, देखो हमें देखना है DEHF और B, चार में क्या समांतर, एक कैसे अलग, ये हमसे पूछा है। डी का देखो तो डी हमारे पास में है छठे फ्लोर पे, ई का देखो तो ई दूसरे फ्लोर पे है, एच का देखो तो एच 8वें फ्लोर पे है, एफ का देखो तो चौथे फ्लोर पे है, बी का देखो तो बी 5वें फ्लोर पे। कैसे अलग करोगे बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, छोटा सा पॉइंट इसमें है। ठीक है, 66 देख लेंगे हम लोग। यहां बताओ मुझे DEHFB जो है इसमें हमारे पास में कौन सा अलग हुआ और क्यों होगा, कौन बता सकता है। आपके सामने आंसर है, ये व्यवस्था है फ्लोर के अंदर 1 से 8 तक। ठीक है, ध्यान से देखो, डी इवन नंबर पे है, ई इवन नंबर पे है, ई दूसरे नंबर पे, एच इवन नंबर पे 8 पे, एफ इवन नंबर पे है 4 पे, लेकिन ये बी जो है ये इवन नंबर पे नहीं है, बी 5वें नंबर पे है। ठीक है, बी क्या है, 5वें नंबर पे। तो देखिए कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है, बी 5वें नंबर पे है। तो बी कौन से विकल्प में है, बी हमारे पास में है ई ऑप्शन के अंदर, तो बी हमारे पास में है। बाकी चारों से अलग है, किस आधार पे अलग है, बाकी सब इवन फ्लोर पे है, इवन नंबर पे है, ये ऑड नंबर पे है, इसलिए अलग है। 66 था, ई का वेतन 15 है, डी का वेतन 10 है, तो एफ का वेतन क्या होगा, ई और डी का दे रखा है। ई का वेतन 15, डी का 10 है, तो एफ का कितना होगा ये आपसे पूछा है। ठीक है, अच्छा 10 से 15 के बीच में होगा क्या, ठीक 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 ठीक, 10 से 15 के बीच में तो होगा, तो 10 से 15 के बीच में एक ही आंकड़ा है, 10 से 15 के बीच में आंकड़ा है ये भी नहीं, 12,000, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जैसा हमने कहा 10 से 15 के बीच में है, 9 तो छोटा हो गया, 16 बड़ा हो गया, 10 इसके बराबर हो गया। हो सकता है पूछा है आप लोगों से, यानी कि पॉसिबिलिटी पूछी है। ठीक है, तो बिल्कुल 12 आंसर लगाएंगे, 9 नहीं लगाएंगे। ठीक है, 12 लगाएंगे, बीच का ही तो है, 10 से 15 के बीच का, 10 से 15 का बीच का आंकड़ा एक में था 12। नेक्स्ट, अगला हमारे पास, यदि ए का वेतन 50,000 है, बी का वेतन 35,000, यदि ए कितना मिल रहा है 50, तो ए तो पहले नंबर पे है और बी 35। हमसे डी का पूछा है, हमसे किसका पूछा है, डी का, ए बी डी। आप देखो, ए इधर, बी इधर, डी इधर, बी से भी कम वेतन मिलेगा इसको, बी से भी कम वेतन मिलना चाहिए, यानी कि 35 से कम, यहां 35 से कम मिलेगा इसको, तो 35 से कम यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, 35 से कम केवल एक ऑप्शन में है, ए ऑप्शन। ठीक है, ऊपर से नीचे घटते क्रम में आ रहे हैं, डी यहां पर है, तो 35 से कम होगा, कितना मिलेगा, 35 से कम मिलेगा। और हमसे पूछा है हो सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तो पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 35 से कम इसको मिलेगा सर 15,000 रुपए। नेक्स्ट चलें। ठीक है, नहीं इस आधार पे आकाश हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, जैसे आप कह रहे हो BD और CH एक साथ हैं, इस सवाल में BD CH एक साथ हैं और एक अलग है, इस आधार पे समूह यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो समूह बन रहा है कि सैलरी में देखा जाए तो हमारे पास में जो सबसे टॉप की सैलरी, थर्ड की सैलरी, फिफ्थ की सैलरी, सेवेंथ की सैलरी,
पोजीशन हमको दे रखी, ठीक है। रही बात उनके एक साथ दिखने की, तो इस तरह का तर्क यहाँ पे एक प्रॉपर तर्क हम कहेंगे नहीं है एक तरीके से यहाँ पे, ठीक है। ये भी एक वैलिड तर्क है, मतलब क्लासिफिकेशन ये चाहता है कि आप एक प्रॉपर सूटेबल तर्क को पकड़े, तो वैसा एक सूटेबल तर्क है हमारे पास। आगे आइए, अगला हमारे पास में कितने लोगों का वेतन एफ से अधिक है, एफ से ज्यादा कितने लोगों का वेतन है, ठीक है। कि सर एफ से ज्यादा है, एफ था हमारे पास में चौथे नंबर पे, एफ से ज्यादा 3 लोगों का वेतन है, तो एफ से ज्यादा 3 लोगों का वेतन हमारे पास में है, 3 आंसर। नेक्स्ट आओ, अगला किसका वेतन डी से अधिक है लेकिन एफ से कम है, किसका वेतन डी से अधिक एफ से कम, यानी कि डी और एफ के बीच में किसका वेतन होगा। तो देखिए डी और एफ के बीच में हमारे पास में है बी, डी और एफ के बीच में कौन है, बी हमारे पास में है, तो बी यहां पे करेक्ट आंसर होगा, बी यहां पे इन दोनों के बीच में है। आगे चले, अगला हमारे पास में जो सवाल है वो आप लोगों के सामने है, ये थोड़ा सा बड़ा था, तो इसको जो है मैंने रखा है इस प्रकार से कि आपके पास में व्यक्ति यहाँ पे हैं, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग पेज पे, तो इंग्लिश वाले एक बार होल्ड करके एक बार अच्छे से पढ़ लो, मैं हिंदी पे चलता हूं ताकि दोनों सामंजस्य से चले। ये हिंदी में है, देखिए दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित जानकारी पर आधारित है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए जानकारी को ध्यान से पढ़ें। 6 बॉक्स हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, वे सभी जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी और यू हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। सभी बॉक्स में 11 से 40 की रेंज वाली अलग अलग संख्या में चॉकलेट है। बक्सों में क्या है, चॉकलेट है, मिनिमम चॉकलेट 11, मैक्सिमम चॉकलेट 40, एक दूसरे के ऊपर रखे गए, तुलना भी होगी और संख्या भी मिलेगी, 2 एलिमेंट इसके अंदर होंगे, ठीक है। तो देखिए जेड बॉक्स के ऊपर 2 बक्से रखें, तो 1 2 3 4 5 6, हमने कहा ये संख्या है, सबसे ज्यादा चॉकलेट ऊपर वाले बक्से में, सबसे कम नीचे वाले बक्से में। जेड के ऊपर केवल 2 बॉक्स हैं, जेड यहां आएगा, इसके ऊपर 2 बॉक्स हैं। जेड बॉक्स जिसमें सम संख्या में लेकिन 15 से कम चॉकलेट है, ठीक है। यहां क्या दे दिया इसने, इवन नंबर पे हैं लेकिन लेस देन 15 है, ठीक है। लेस देन 15 कौन कौन से हो गए, इवन नंबर 14 12 10 8 6 4 2। आगे चले, ठीक है। अच्छा देखो 11 से तो ज्यादा चॉकलेट है और 15 से छोटा इवन नंबर है 14 और 12, तो यहां पे जेड के पास या तो 14 या 12 चॉकलेट हैं, ये निश्चित हो गया हमारे पास में 15 से कम में, ठीक है। आगे चलो, जिसे सबसे ऊपर रखा गया जाता है वह बॉक्स जिसमें 12 चॉकलेट हैं, जिसे सबसे ऊपर रखा जाता है के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है, ठीक है। देखें इंग्लिश और पढ़ते हैं, इसकी थोड़ी सी ताजा इंग्लिश है। केप्ट बिटवीन द जेड बॉक्स, ओनली वन बॉक्स इज केप्ट between the Z box which contain even number chocolate but less than 15 and the box containing 12 chocolates which is placed at top, ठीक है। 12 चॉकलेट जिसको टॉप पे रखा गया है, तो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश के अकॉर्डिंग कर लेगा, मतलब समझ ही रहे हैं, बेसिक सी इंग्लिश लिखी हुई है। तो यहां हमारे पास में 6 बॉक्स है, 4 5 6। अच्छा ये चॉकलेट के अकॉर्डिंग क्रम नहीं है, ये क्रम हमने दिया है बॉक्स कौन सा कहां रखा है, सबसे ऊपर वाला बॉक्स, उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाला, सबसे नीचे वाला, ये वाला, ठीक है। देयर आर ओनली 2 बॉक्सेस केप्ट अबाउट जेड बॉक्स, जेड के ऊपर 2 बॉक्स रखे गए, ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन द जेड बॉक्स व्हिच कंटेन इवन नंबर्स चॉकलेट बट लेस देन 15, ठीक है, एंड द बॉक्स कंटेनिंग 12 चॉकलेट व्हिच इज प्लेस्ड एट टॉप। तो यहां जो भी बॉक्स है इसके अंदर 12 चॉकलेट हैं, कितनी चॉकलेट हैं, 12 चॉकलेट हैं, और इसके बीच में एक ही बॉक्स है जेड के बीच में, जो हमें पता है, ठीक है। अब देखो डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट है, सभी में अलग अलग संख्या में चॉकलेट है, यहां इसमें 12 थी और इस जेड के अंदर 15 से छोटा और इवन नंबर में चॉकलेट है, 15 से छोटे इवन नंबर है 14 और 12, 11 से कम हमें जाना नहीं है, तो ये 2 नंबर है, 12 तो इसमें आ गए और सब में अलग अलग चॉकलेट हैं, तो इसमें कितने होंगी, इसमें 14 चॉकलेट होंगी, ये क्लियर हो गया। आगे चलो,
दी एक्स बॉक्स विच कंटेन 21 चॉकलेट, एक्स बॉक्स था जिसमें 21 चॉकलेट हैं, इज केप्ट इमीडिएटली अबाउट दी वी बॉक्स, वी बॉक्स के ऊपर एक्स रखा गया है, एक्स जिसमें 21 चॉकलेट है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चॉकलेट इन जेड एंड वी बॉक्स इज 5, जेड में और वी में 5 चॉकलेट का अंतर है, यानी कि वी के अंदर कितनी होंगी। अब आप समझ गए कि सर वी के अंदर 5 चॉकलेट, कम तो हो नहीं सकती क्योंकि 11 से ज्यादा है, सब में ज्यादा ही होंगी, 19 चॉकलेट यहां पर हो जाएंगी, 5 चॉकलेट का अंतर है, ये इसने बताया। एंड देयर आर 1 बॉक्स बिटवीन देम, ठीक है, जेड और वी के बीच में एक बॉक्स है। अब वी में 19 है, वी यहां तो हो नहीं सकता, तो वी को होना पड़ेगा यहां पे, दोनों के बीच में एक बॉक्स खाली है, तो वी में 19 चॉकलेट होंगी। देयर आर 2 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन द बॉक्स वाई एंड एक्स, एक्स और वाई के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं, ठीक है, एक्स और वाई के बीच में कितने रखे गए हैं, 2 बॉक्स रखे गए हैं। एक्स और वाई के बीच में 2 बॉक्स रखे गए। आगे देखें, बॉक्स वाई इज केप्ट एट वन ऑफ द प्लेसेस अबाउ बॉक्स डब्ल्यू, ठीक है, तो वाई जो है, वाई के नीचे डब्ल्यू है, वाई के नीचे डब्ल्यू है, कितना नीचे है हमें नहीं पता, ठीक है, वाई के नीचे डब्ल्यू है इतना पता है, डब्ल्यू विच इज नॉट प्लेस्ड एट द बॉटम, अच्छा यहां डब्ल्यू नहीं आ सकता, ठीक है, और डब्ल्यू के ऊपर वाई है, डब्ल्यू यहां नहीं है तो डब्ल्यू यहां होगा, वाई ऊपर होगा, इस तरह की व्यवस्था हो सकती है। बॉक्स यू एंड डब्ल्यू हैज ऑड नंबर ऑफ चॉकलेट, यू और डब्ल्यू में ऑड नंबर चॉकलेट है, ठीक है, यू और डब्ल्यू में ऑड संख्या में चॉकलेट है, तो डब्ल्यू में ऑड संख्या में चॉकलेट है, यू में भी ऑड संख्या में चॉकलेट है, ठीक है। अब देखो, यू में ऑड है, डब्ल्यू में ऑड है, तो यहां पे यू नहीं हो सकता, यहां डब्ल्यू नहीं हो सकता, ये क्लियर हो गया, ठीक है, यू और डब्ल्यू ऊपर नहीं हो सकते। अच्छा, यू और डब्ल्यू ऊपर नहीं हो सकते, यू और डब्ल्यू यहां भी नहीं है, ठीक है, डब्ल्यू यहां नहीं हो सकता, यू तो फिर भी नीचे जो है हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, तो डब्ल्यू भैया ऊपर नहीं है, डब्ल्यू इधर नहीं है, तो डब्ल्यू इन दोनों में से एक पोजीशन पे होगा, ठीक है, और डब्ल्यू के ऊपर हमारे पास में कौन है, वाई है यहाँ पे, ठीक है, तो डब्ल्यू इन दोनों में से एक पोजीशन पे है हमारे पास, डब्ल्यू या तो यहाँ पे, डब्ल्यू या फिर यहाँ हमारे पास में होगा, ठीक है। दूसरा, यू हमारे पास में इवन नंबर पे नहीं है, तो यू ऊपर नहीं होगा, और यू इन दोनों में से एक पोजीशन पे हमारे पास में हो सकता है, ठीक है। एक्स और वाई के बीच में 2 बॉक्स हैं, एक्स और वाई के बीच में कितने हैं, 2 बॉक्स हमारे पास में, ठीक है। अब एक्स और वाई के बीच में 2 बॉक्स हैं, दूसरा वाई के ऊपर, डब्ल्यू के ऊपर वाई है, तो डब्ल्यू अगर हम लोग यहां लेंगे तो वाई ऊपर आ जाएगा, वाई इधर आ जाएगा, तो एक्स को यहां होना पड़ेगा, ठीक है, और एक्स यहां होगा, तो फिर हमारे पास में व्यवस्था हो सकती है। तो पॉसिबिलिटीज पे जाना पड़ेगा इस सवाल में, 2 संभावना हमारे पास में बन रही है, ठीक है, कैसी कि सर एक तो हम W इधर मान ले, ये हमने मान लिया W यहाँ पे है, तो W के ऊपर Y है हमारे पास, Y और X के बीच में 2 बक्से हैं, तो 2 बक्से छोड़ के X इधर आ गया, X इधर आने के बाद में एक संभावना और रह गई, वो कौन सी कि सर अब यहां रह गया हमारे पास में ZYX WVU, U रह गया, U आएगा इस जगह पे, ठीक है। अब आप देखोगे कि सर U में ऑड संख्या में चॉकलेट है, ठीक है भैया, X में 21 है, और W हमारे पास में ऑड संख्या में चॉकलेट है, इसके अंदर इतना पता है, U में ऑड संख्या में चॉकलेट है, इतना हमको पता है, ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया। तो U and W हैज ऑड नंबर ऑफ चॉकलेट्स अबाउट 30 विथ ए डिफरेंस ऑफ 8, ठीक है। देखो जानकारी भी दी है यू और डब्ल्यू की चॉकलेट की कि 30 से ज्यादा है, 30 से ज्यादा है और ऑड है, 30 से बड़े ऑड हमारे पास में 31, 33, 35, 37, 39 ये संख्याएं हैं, और 8 का अंतर है, तो 8 का अंतर तो केवल और केवल इनमें है, और किसी में हो ही नहीं सकता, तो दोनों में पता लग गया 31 और 39 हमारे पास चॉकलेट है, ऑड नंबर ऑफ चॉकलेट अबाउट 30 एंड विथ ए डिफरेंस ऑफ 8, ठीक है, तो 31 और 39 ये हमारे पास में है, 31 या 39, ठीक है, V और W,
ये क्या है, U और W, ये हमारे पास में इनके बीच में 8 का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ 8। ये हमारे पास में चॉकलेट की संख्या इस तरीके से हो गई। ये एक संभावना हमारे पास में थी। दूसरी संभावना क्या है, देखो W को हम यहां नहीं ले रहे, W को हम लोग ले रहे हैं कि Z तो इस जगह पे है ही, और W मान लो यहां आ गया, ठीक है, W यहां पे आ गया, V यहां बैठा हुआ है, U की पोजीशन अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो इतना हमें पता है कि W के ऊपर Y है, तो Y हमारे पास में इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पे आ जाएगा। अब W ऊपर तो हो नहीं सकता, W तो बैठ चुका है यहाँ पे हमारे पास में, ठीक है। Y हमारे पास में हमें देखना है। अब आप देखेंगे कि सर U को हम नीचे बिठाएं तो U इस जगह हो जाएगा, Y को अगर हम लोग देखें Y यहाँ पे आ जाए, ठीक है, और Y इधर है, तो बच गया हमारे पास में क्या, कि सर यहाँ देखें हम लोग, एक व्यक्ति बच गया हमारे पास में Z हमारे पास में है, V हमारे पास में है, U हमारे पास में है, U V W X बच गया, X हमारे पास में फिर ऊपर आ जाएगा। ये संभावना हमारे पास में यहाँ पर हो गई, ठीक है। ये संभावना हमारे पास में दूसरी हो जाती है, W को नीचे लेते हुए। ये दो ही संभावनाएं बन सकती हैं, इसके अलावा कोई नहीं। अब सबके अंदर W के ऊपर Y है, W के ऊपर Y यहाँ पे, W के ऊपर Y यहाँ पे। U में ऑड संख्या में चॉकलेट है, चॉकलेट का तो अलग है। X और Y के बीच में 2 है, तो X और Y के बीच में 2 लोग नहीं आ रहे यहाँ पे, X और Y के बीच में 2 नहीं बन रहे, यानी कि ये गलत है और ये जो हमने बनाया है ये सटीक है और एकदम सही है, एकदम सही है। यहां पे सारी कंडीशंस फुलफिल आपके पास में हो रही है। अब आइए सवालों पे, यहां सब कुछ निकाल लिया, केवल और केवल एक चीज नहीं पता कि U और W, इन दोनों में से एक के पास 31, एक के पास 39 है, ठीक है। इनका कंपैरिजन यहां पे नहीं दिया गया है, ठीक है। देयर आर ओनली 2 बॉक्सेस अबाउट Z, ये हो गया। ओनली 1 बॉक्स केप्ट बिटवीन द Z एंड विच कंटेन इवन नंबर ऑफ चॉकलेट, Z और इसके बीच में 12 चॉकलेट वाले के बीच में। The X box is contain 21 is kept immediately above V, V के जस्ट ऊपर रखा गया। अच्छा, ये भी दे रखा था कि V के जस्ट ऊपर है, फिर तो सोच रहा ही नहीं था इसमें। V के जस्ट ऊपर X है, तो यहाँ तो ये फिक्स ही था, ठीक है। यहाँ ये फिक्स था, तो V के जस्ट ऊपर X आया, X और Y के बीच में Y टॉप पे आ गया, पूरा कंप्लीट है, ठीक है। और देखो Z box is kept द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चॉकलेट इन Z एंड V, Z और V के बीच में नंबर ऑफ चॉकलेट में 5 का अंतर है, तो ये 19 हो गई हमारे पास में। एंड देयर आर 1 बॉक्स बिटवीन देम, दोनों के बीच में X और V के बीच में 1 बॉक्स का अंतर है, ठीक है। आगे आ जाओ, देयर आर 2 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन Y एंड X, Y इज केप्ट एट वन ऑफ द प्लेसेस अबाउट W, ठीक है, और विच इज नॉट प्लेस्ड एट द बॉटम, W जिसको बॉटम में नहीं रखा गया है। बॉक्स U एंड W हैज ऑड नंबर ऑफ चॉकलेट अबाउट 30 विद ए डिफरेंस ऑफ 8। तो ये चीज इनके बॉक्स जो हैं ये क्लियर नहीं है, बाकी सब क्लियर है, यहाँ पे सारी जानकारी है। आगे आइए, बॉक्स V की स्थिति क्या होगी, बॉक्स V की स्थिति क्या होगी। तो V की स्थिति क्या है हमारे पास में, कि सर V की स्थिति अगर हम लोग देखें तो यहाँ V की स्थिति है 5वीं, कौन सी स्थिति है, 5वीं है ऊपर से। Third from the top, third from the bottom, immediately below box U, second from bottom। तो ऊपर से 5वीं है, ऊपर से 5वीं है, किधर गया, ऊपर से 5वीं है V की, और नीचे से दूसरी है, नीचे से कौन सी है, दूसरी हमारे पास में है। तो सेकंड फ्रॉम द बॉटम D में दे रखा है। आगे आइए, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है, एक समूह बनाते हैं। तो यहाँ U W X V Z आपके पास में है, U W X V Z। तो U W X V Z हमारे पास में देखिए, U W X V Z, U W X V और Z, ये हमको देखना है, ठीक है। U W X V Z ये हमारे पास में है, इनमें से एक कौन सा अलग है, ध्यान से देखो। इन पांचों में ऑड संख्या में चॉकलेट, ऑड संख्या में चॉकलेट, ऑड संख्या में चॉकलेट, ऑड संख्या में चॉकलेट, केवल पांचों में से एक डब्बा है जिसमें इवन संख्या में चॉकलेट है, ठीक है। Z में इवन संख्या में चॉकलेट है, इसीलिए
जेड अलग होगा, इसमें क्या है, इवन संख्या में चॉकलेट है। क्या है इसके अंदर, इवन संख्या में चॉकलेट आपके पास में दे रखी है। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास बॉक्स वाई में कितने चॉकलेट हैं। बॉक्स वाई जो है इसके अंदर कितने चॉकलेट थे, ये और देखिए वाई के अंदर कितने चॉकलेट हैं हमारे पास में, कि सर यहां देखें वाई में 12 हैं। वाई में कितने थे, 12 हमारे पास में थे, तो ये करेक्ट हो जाएगा, वाई में 12 चॉकलेट थे। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास बॉक्स यू और वह बॉक्स जिसमें 12 चॉकलेट हैं के बीच कितने बॉक्स हैं। 12 वाला है टॉप पे, तो यू और 12 वाले में कितने का डिफरेंस है ये पूछा गया है। तो यू और 12 वाले में कितना डिफरेंस है, यू यहाँ पे है, 12 वाला ऊपर है, इनके बीच में पहले और छठे के बीच में कितने डब्बे हैं, 4 डब्बे का अंतर है। पहले और छठे के बीच में कितने डब्बे का अंतर है, 4 डब्बे का अंतर है। तो कितने बॉक्स हैं, 4 बॉक्स हैं इन दोनों के बीच, कितने, 4। अगला आइए, अगला हमारे पास बॉक्स यू में कितने चॉकलेट हैं। बॉक्स यू में कितने चॉकलेट हैं, तो यू में हमारे पास में देखिए यू में कितने चॉकलेट हैं, कि सर यू में 31 या 39 दोनों में से एक है, ये निश्चित नहीं था हमारे पास में ये जानकारी। ठीक है, तो यू में 31 या 39 चॉकलेट हैं हमारे पास। तो यू में कितने चॉकलेट हैं, तो आइदर बी और डी दे दिया इसने, या तो 31 या 39, ये ऑप्शन में दे रखा है। अगर ये नहीं होता तो हम कह देते डाटा अपर्याप्त है, वो ऑप्शन होता तो ठीक है। और जब इसको डेटा अपर्याप्त नहीं देना, इसने ये ऑप्शन दे दिया। अब अगर यहां पे एक और ऑप्शन दे दिया जाए ना, डेटा इनसफिशिएंट, तो ये नहीं लगाना, अब यही लगाएंगे, क्योंकि ये परफेक्ट आंसर है, पूरा एक साथ दे दिया इसने, या तो 31 या 39, पूरा निश्चित आंसर हो गया। ये दोनों में से एक है, लेकिन ये ऑप्शन दे रखा है। अच्छा, ये ऑप्शन नहीं होता तो आप इसके अंदर एफ लगाते। ठीक है, इन चीजों को भी ध्यान रखना, छोटे छोटे पॉइंट है जो इसमें डिफरेंशिएट करवाते हैं। ठीक है, सो दैट इज इट। पजल जो है मैंने सारी वैरायटी आप लोगों को करवा दी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। पजल की सारी वैरायटी हम लोग देख चुके हैं, मतलब जितनी आप लोगों के एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या जितनी आप नेक्स्ट सीईटी का एग्जाम दोगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी वैरायटी आप देख चुके हो। ठीक है, कोई भी सीपी और स्टेनो का स्टूडेंट है तो उसके लिए भी जितना उसको पढ़ना चाहिए ना, तो इस लेवल तक आप लोगों से पूछे जाते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन होते हैं सीपी और स्टेनो के अंदर। ठीक है, तो वहां पे भी ये आप अगर एग्जाम देते हो, आप अपियर होते हो सीपी और स्टेनो के एग्जाम में, तो उसके लिए भी आपको इस लेवल पे पजल्स को करना जरूरी होता है। ठीक है, सो दैट्स इट। पजल में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सारी वैरायटी, कोई वैरायटी नहीं छोड़ी आपकी, कोई वैरायटी नहीं छोड़ी है। इन कॉन्सेप्ट को और इन क्वेश्चंस को कई बार अगर आप सॉल्व करोगे तो आप पजल के अंदर बहुत अच्छे कमांड के साथ में रेडी हो। ठीक है, फिर आप कितने भी एग्जाम में अपियर हो जिनके अंदर मेंस लग रहा है आप लोगों का, आप उसके लिए पूरी तरह तैयार है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को कम टाइम में कैसे करें, बहुत अच्छा सवाल है आकाश का, विचारणीय सवाल है। ठीक है, तो इनमें जैसा मैंने बताया कि आप बिना अटके स्मूथली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, तो वो कब होगा, जब आपके माइंड में जो है वो गोल्डन रूल्स क्लियर है। गोल्डन रूल्स बहुत काम कर रहे हैं, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको फर्क दिखेगा कि उसी सवाल को हम एक गलत ऑर्डर में सॉल्व करते थे, कई बार अटक जाते थे, कई बार एक फ्लो में आंसर आ जाता था। और अब क्या होगा कि जब गोल्डन रूल्स के पॉइंट आपके दिमाग में रहेंगे कि शुरुआत तो करनी है लेकिन सॉलिड इंफॉर्मेशन से, नकारात्मक जानकारी है पीछे के लिए छोड़नी है, इनडायरेक्ट जानकारी है पीछे के लिए छोड़ो थोड़ा सा। ठीक है, शुरुआत करो पॉजिटिव जानकारी के साथ में। तो ये जो गोल्डन रूल्स के पॉइंट है, इनको प्रैक्टिस में आने में आपको बहुत समय लगेगा, प्रैक्टिस में लाने में बहुत समय लगेगा। वो प्रैक्टिस में आपको लेकर के आना है, और कब आएगा, जब आप इन क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे। सुनो एक एक आर्गुमेंट एक सवाल के अंदर, एक सवाल के अंदर बहुत सारी चीजें, फ्लो के अंदर उसको सॉल्व करने का जो प्रोसेस है उसमें वन बाय वन जैसे जैसे बताता जा रहा हूं वो सारे आपके माइंड में आने चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस से ही स्पीड बढ़ेगी। प्रैक्टिस के साथ में जो गोल्डन रूल्स के पॉइंट है वो आप अप्लाई करने की कोशिश करो, सवाल में देखो कि गोल्डन रूल्स कैसे अप्लाई हो रहे हैं। और जब आप गोल्डन रूल्स के साथ में, आपको लगभग 100 से ज्यादा क्वेश्चंस यहां करवा दिए मैंने पजल के, इनको गोल्डन रूल्स से खुद से देख करके प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप एक स्टेज आएगी कि स्मूथलेस फ्लोलेस तरीके से आप आंसर पे पहुंचोगे। ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। यहाँ आप लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का जो पार्ट है उसकी बहुत अच्छे से सफिशिएंट प्रैक्टिस के साथ में हम उसको कंप्लीट देख चुके हैं।
ठीक है, नया सेक्शन इसके बाद स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।